नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा लेकिन विश्लेषणात्मक और सटीक चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज हम चर्चा के अंदर आरंभ करेंगे दशा या दशा के अंदर जो ग्रह दशापति है उसको किस प्रकार से ये देखें कि वह हमारे जीवन के अंदर कितने शुभ प्रभाव और कहां कहां से शुभ प्रभाव लेके आने वाला है। ज्योतिष के अनुसार तो इसका एक विश्लेषण बहुत ही भाव स्वामित्व, बैठे कहाँ हैं, विराजित कहाँ हैं, उनका आधिपत्य कहाँ का है और साथ ही वे किस नक्षत्र के अंदर बैठे, इन सब से देखा जाता है। किंतु आम व्यक्ति जो एक आम जनमानस है, जिसको ज्योतिष के बारे में या तो ज्ञान ही नहीं है या कोई बहुत ज्यादा विशेष जानकारी उसके पास नहीं है, वो कैसे देखे कि ये दशा मेरे जो साथ अभी वर्तमान में बनी हुई है, ये क्या मेरे लिए शुभ परिणाम लेके आ रही है और कहां से शुभ परिणाम लेके आ रही है, अन्यथा मेरे लिए वर्तमान दशा में क्या और ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके ऊपर आज एक विश्लेषणात्मक खंड बनाएंगे। वैसे तो हमारी अभी एक श्रृंखला विवाह, जीवन का महत्वपूर्ण अंग, उसके ऊपर चल रही है। इस श्रृंखला के अंदर भी इस खंड का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, अभी इस चर्चा के अंदर से आरंभ करते हैं। ज्योतिष के अंदर नवग्रह महिमा बताई गई है विशेषतः। वैसे तो इसके बाद भी ग्रहों के बारे में जब देखा गया, पहचाना गया, धीरे धीरे दूरदर्शिता से या उन उपकरणों के माध्यम से ये देखा गया कि और भी अन्य ग्रह हैं। हालांकि इसकी विवेचना ज्योतिष शास्त्र के अंदर ही पहले ही कर ली गई है, जैसे अरुण, वरुण, यम। आज के संदर्भ में कुछ लोग प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून भी कह सकते हैं। और भी इसके अलावा उपकेतु, धूम, कालखंड, गुलिक, और इस प्रकार से ग्रहों की विवेचना पहले से ही की जा चुकी है। किंतु ये पृथ्वी के अक्षांश से, पृथ्वी के अक्ष से इतने ज्यादा दूरी पे हैं कि इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा विवरण ज्योतिष शास्त्र के अंदर विशेषतः ऋषि पराशर के द्वारा देखने को नहीं मिला। किंतु फिर भी उपग्रहों के बारे में ज्योतिष शास्त्र पराशर के द्वारा, उसमें गुलिक हो, मांदी हो, प्राणपद हो, इंद्रचाप हो, इनके बारे में एक गूढ़ विश्लेषणात्मक संदर्भ दिया हुआ है। वो मुख्य बिंदु सूर्य, मंगल आदि ग्रहों के दूरी अंश कला विकला से निर्धारित होते हैं कि वह किस स्थान के ऊपर जाके विराजित रहेंगे। खैर, आज की चर्चा हम ज्योतिष के 9 ग्रह और उनके साथ जुड़ा हुआ पंच महाभूत सिद्धांत या कहें पंच तत्व सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, ना केवल ये शरीर के अंदर बल्कि ज्योतिष के अंदर भी किस प्रकार से ये कार्य करता है, उसको समझ लेना अति आवश्यक है। वैसे कहा जाए तो पंच महाभूत अपने आप में, भूत शब्द ही एक भय प्रकट करता है, लेकिन भूत का अर्थ है अतीत। अर्थात ये पंच तत्व हमारे अतीत से, जब हम नहीं थे तब भी, और जब हमारा आयु खंड पूरा हो जाएगा तब भी व्यापक विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए इनको पंच महाभूत कहा गया। कुछ लोग अपने सुगमता के अनुसार इसको पंच तत्व भी कहते हैं, किंतु इसका मुख्य नाम पंच महाभूत सिद्धांत है। जब पूजा पद्धति के अंदर, शास्त्रीय पूजा पद्धति के अंदर विशेषतः जब पूजा का आरंभ किया जाता है तो उस समय विशेषतः
ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इस प्रकार से भी मंत्र शुद्धि के द्वारा शरीर की और हमारे अंतर मन की शुद्धि के लिए मंत्र बोले जाते हैं। अर्थात जो ये मेरा स्थूल शरीर है वो और मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो, इसके अंदर आने वाली प्राणवायु और इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अपानाएं, उसकी भी किस प्रकार से शुद्धिकरण करती रही है। एक व्यक्ति के उदर से, पेट से निकलने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड अगर रुक जाए तो उसकी बेचैनी आप समझ सकते हैं कितनी है। तो जीवन के अंदर वायु तत्व, उसका आना और उसका जाना कितना महत्वपूर्ण है, ये आज देखने को मिल रहा है। और आज क्या, सदियों से देखने को मिला है। अगर हम इसको और भी थोड़ा सा देखें तो आज के समय में ऑक्सीजन के ऊपर ही सारी चर्चा चल रही है कि एक विशेष रोग के कारण से शरीर में प्राणवायु लाने वाले हमारे विशेष अंग ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, अर्थात प्राणवायु ग्रहण करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं और विकृत हो जाते हैं। प्राणवायु कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है। खैर, मुख्य विषय के ऊपर आते हैं, पंच तत्व सिद्धांत या पंच महाभूत सिद्धांत। महाभूत क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है। पंच महाभूत हैं क्या? प्रकृति के 5 रूप, राशियों के भी 5 रूप हैं, लेकिन यहां हम ग्रहों के 5 रूपों की बात कर रहे हैं। अब बात आती है, ग्रह तो 9 हैं, तो 9 में से 2 तो केवल छाया पाथ बिंदु हैं, अर्थात राहु अक्षांश और केतु अक्षांश, ये तो केवल ही और केवल छाया पाथ बिंदु हैं, अर्थात ये ग्रह ना होके छाया ग्रह हैं। तो इनको इस श्रेणी से अलग किया। इसके बाद बचे सप्तग्रह। सप्तग्रह में से 3 ग्रह एक ही श्रेणी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन 2 ग्रह विशेषतः एक श्रेणी के अंदर आते हैं। वो 2 ग्रह कौन से हैं? सूर्य एवं मंगल। ये केवल और केवल पूरी तरीके से अग्नि समर्पित ग्रह हैं। 2 ग्रह चंद्रमा और शुक्र, ये पूरी तरीके से केवल और केवल जल समर्पित ग्रह हैं। बृहस्पति के अंदर थोड़ी अग्नि तो है, किंतु ये अग्नि ज्ञान की अग्नि है और ये आकाश तत्व विद्यमान लेके बैठे हुए हैं। शनि अध्यात्म के कारक, शून्यता वैराग्य के कारक, जो वायु तत्व लेके बैठे हुए हैं। और बुध महाराज या बुध ग्रह, जिसके धरातल पे ये सारा संसार बैठा हुआ है, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व विद्यमान है, जो अगर देखा जाए तो व्यक्ति के शरीर के अंदर मूलाधार चक्र के अंदर पृथ्वी तत्व ही वास करता है। यहाँ पे चक्रों को भी साथ में अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको पंच महाभूत सिद्धांत और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अब इस चर्चा को विशेषतः उस तरफ लेके चलने की कोशिश करते हैं कि ये पंच महाभूत किस प्रकार से काम करते हैं। पहला इसको समझें, एक सूक्ष्म बात के साथ इसको आरंभ करते हैं। कोई भी दशा जब आरंभ होती है, हर दशा की एक अवधि है, सूर्य से लेके राहु और केतु पर्यंत तक, इतने वर्ष इसकी अवधि, इतने वर्ष इसकी अवधि, कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानकार आप लोग हैं। तो कोई भी दशा जिस समय आरंभ होती है, अर्थात पुरानी दशा पूर्ण होके नई दशा आरंभ हो, यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। दशा आरंभ का समय आपके जन्म के समय से जुड़ा हुआ है। ये आप ये कहें कि उस दिन आरंभ हुई है, दशा उस दिन से आरंभ नहीं है, दशा उस घंटे से आरंभ है जिस कालखंड के अंदर, समय अवधि के अंदर आपका जन्म हुआ है। उससे निर्धारित होती है कि आपकी दशा वर्तमान में कितने घंटे कितने मिनट पे आरंभ हुई।
दशा आरंभ के समय गोचर के चंद्रमा, दशा आरंभ के समय गोचर के चंद्रमा का बहुत ही विशेष महत्व है। उस दिन गोचर के चंद्रमा मेष राशि में है, वृषभ में है, मिथुन में है, कर्क में है, सिंह में है, कहीं वृश्चिक में तो नहीं है, कहीं अमावस पे तो नहीं है। तो उस दशा के परिणाम व्यक्ति को उसी प्रकार से धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। आप कई बार देखेंगे ये व्यक्ति भी मेरे साथ मेरे जैसे ही इसने जन्म लिया, आधे घंटे का हो सकता है फर्क होगा, 1 घंटे का हो सकता है फर्क होगा, लगन भी लगभग लगभग हमारा एक ही है, बाकी सब भी एक ही है, दशाएं भी वही चल रही हैं, दिन में भी फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ साथ भी इसके जीवन के अंदर बहुत कुछ अनोखा, आकर्षक और निरंतर प्रगतिशील है, किंतु ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? दशा आरंभ के समय का चंद्रमा, अगर चंद्रमा शुभ स्थानों में, उपचय स्थानों में, शुभ राशियों में बैठे होंगे तो उसी प्रकार से उनके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। साथ ही चंद्रमा दशा आरंभ के समय मंगल की राशियों में आक्रामकता, शुक्र की राशियों में विलासिता, बुध की राशियों में विनोदिता और पठन पाठन, और अन्य ग्रहों की राशियों में उसी के अनुसार परिणाम देते हैं दशा आरंभ के अनुसार। मूलतः दशा का सिद्धांत वैसा ही रहेगा जैसा दशा सिद्धांत कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ये चीजें भी साथ में सम्मिलित हो जाएंगी जिनको मैंने आपके साथ साझा किया। ये है दशा सूत्र। अब बात आती है पंच महाभूत सिद्धांत के ऊपर। जैसा मैंने बोला, सूर्य और मंगल पंच महाभूत के अंदर अग्नि को बताने वाले, अग्नि को बताने वाले सूर्य मंगल पंच महाभूत के अंदर अग्नि तत्व को बताने वाले ग्रह हैं। अग्नि यहां पे नेत्र को, अर्थात हमारे जो चक्षु हैं, उनको बताने का कार्य करती है। अर्थात अगर जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य और मंगल विशिष्ट रूप से ठीक प्रकार से स्वराशि, उच्च नवांश, स्वनवांश, मित्र राशि, स्थान बल, षड बल में बैठे हुए हैं, तो आपके नेत्र को इस प्रकार से दृश्य दिखाई देंगे कि जैसे आप एक राजा समान है। हो सकता है भले ही हम एक आम व्यक्ति हों, लेकिन जहां हमारा निवास स्थान हो उसके आसपास इतने मनोरम दृश्यांत दृश्य नजर आएंगे जैसे कि अपने आप में सुकून देते हो। ऐसा समझ लीजिए, हो सकता है कि भले ही हम इस देश की सर्वोच्च जगह पे ना हो, लेकिन हमारा निवास स्थान उस सर्वोच्च जगह के आसपास देखने को मिले जहां से रोज उस दृश्य को देख के आंखें आनंदित कर दें। ये पंच महाभूत सिद्धांत का पहला प्रयोग। अर्थात मंगल और सूर्य अगर जन्मांक के अंदर सुव्यवस्थित या शुभ पंचक का अर्थ क्या हुआ? अपनी राशि, अपने नवांश, अपने मित्र नवांश, अपने मित्र के द्वारा दृष्ट शुभ स्थान में बैठे हुए हों तो मनोरम दृश्य दिखाई देंगे। किंतु अगर यही मंगल और सूर्य पीड़ित अवस्था में हों तो अनजाने में ऐसे दृश्य दिखाई ही देंगे जो आपको अप्रिय लगे। हो सकता है कि आपके नजदीक में रहने वाले मित्रगण, आपके साथ में रहने वाले लोग इस प्रकार की आदतों के, हरकतों के
या अवांछनीय कार्यों में लिप्त हों कि आपका मन निरंतर उन्हें देख देख के ही शुद्ध होता रहे। मंगल और सूर्य जन्म पत्रिका के अंदर किस स्थान पे विराजमान है, वह नेत्रों के द्वारा, नेत्रों के लिए शुभता और अशुभता प्रदान करता है। चिकित्सा ज्योतिष के अंदर कैसे प्रयोग करें? मंगल और सूर्य अगर जन्म पत्रिका के अंदर शुभ स्थान पे शुभ पंचक में बैठे हैं तो आपको स्वयं ही चक्षु संबंधी रोग कभी भी परेशान नहीं करेंगे। उनके द्वारा दी गई जो एक आशीर्वाद है वो सदैव आपके ऊपर बना रहेगा और आपको नेत्र पीड़ा अगर आएगी भी तो अतिशीघ्र उसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। विवाह खंड के अंदर इसमें कैसे देखें या समझें, क्योंकि श्रृंखला विवाह खंड की भी चल रही है, उसको साथ में इसमें साझा कर लेते हैं। मंगल और सूर्य अगर जन्म पत्रिका के अंदर शुभ विराजमान हैं तो कन्या के द्वारा, वर के द्वारा जो दृष्टि भर के देख लिया गया हो और उसको दृष्टि से ही, एक नजर से ही देखने में अच्छा लगे तो वो उसके लिए शुभता ही ईश्वर ने चाहा तो प्रदान करेगा। यहाँ मैं एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि अन्य योग भी इसमें शामिल है, किंतु प्राथमिक तौर पे इस योग को भी साथ में ले लेना चाहिए। अभी तकरीबन कल आज निरंतर ही लगभग छोटे मोटे परामर्श, बहुत छोटे सूक्ष्म तो करने ही पड़ते हैं। तो किसी ने पूछा कि एक इस प्रकार का एक जांच मुझे करवानी है, तो मैंने कहा ये चिकित्सा का क्षेत्र है, इसमें मेरी तो कोई जानकारी है नहीं, आपको ये जांच की सलाह किसने दी? तो उन्होंने कहा मैंने सोचा मैं अपने आप ही करा लूं। मैंने कहा ये कैसा एक आपने निर्णय लिया? जिस जांच को आप कह रहे हैं उस जांच के लिए शरीर के अंदर इस प्रकार की विकृति प्राथमिक दृष्टि में होनी चाहिए। अगर प्राथमिक दृष्टि में उस प्रकार की विकृति आपके शरीर में है नहीं तो आपको इस जांच की आवश्यकता क्या है? अर्थात सिम्टम, लक्षण व्यक्ति के आगे के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने पहले इसको ज्योतिष में कैसे जोड़े, पंचमहाभूत में कैसे जोड़े, अगर कन्या को, वर को या कुदरती उनके परिजनों को जो उनके लिए रिश्ते के लिए या प्रस्तावित व्यक्ति के लिए चयन कर रहे हैं, उनको अगर देखने में ही सुंदर लगे, सुंदर से अर्थात सभी गुण सर्वगुण संपन्न लगे, तो उसके ऊपर कार्य करना चाहिए और आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा सिद्धांत, पंच महाभूत का दूसरा सिद्धांत, पृथ्वी तत्व बुध। बुध पंच महाभूत के अंदर पृथ्वी तत्व को दर्शाने वाले ग्रह हैं। अर्थात बुध जो ये हमारा स्थूल शरीर है या जो हमें आधार देता है या जो हमें एक स्थिरता प्रदान करता है, वह बुध है। बुध का अंग है नासिका। जब बुध का तत्व पृथ्वी है और इसका अंग नासिका है तो शुभ पंचक में बैठे हुए बुध के कालखंड के अंदर आपको अपने आप ही सुंदर, मनोरम, मोहक, खुशबू, सुगंध आपको
महसूस होंगी। कैसे हो सकता है? आपका परिवेश, आपका घर, आपका निवास स्थान किसी ऐसे स्थान पे हो जहाँ आसपास बाग बगीचे या फूल सौंदर्य लगे हुए हों और निरंतरता से उनकी आने वाली मनोरम खुशबू, सुगंध आपके घर के अंदर प्रवेश करती हो। जब हम एक इससे पुराने निवास स्थान पे रहते थे तो उस समय कई बार हमारे घर से थोड़ा एक दूरी के ऊपर, हमारे निवास स्थान से थोड़ी एक दूरी के ऊपर एक ऐसा वृक्ष था जिससे रात के समय में बहुत अत्यधिक सुगंध फैलती थी। अब मुझे तो ये इसका संज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है उस समय बुद्ध जो शुभ पंचक में बैठे हों, उनकी दशा अंतरदशा जरूर चल रही होगी। सिद्धांत नंबर 2, द्वितीय, अगर आपको सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपको शुभ सूर्य और मंगल की दशा आपको पूर्ण परिणाम दे रही है। अगर आपको सुंदर, सुगम, भरपूर सुगंध आ रही है, चाहे वो अच्छे भोजन की हो, अच्छे फूलों की हो, अच्छे बगीचे की हो, पहाड़ों की हो, मिट्टी की सौंधी खुशबू हो, तो इसका अर्थात दशांतर दशा के अंदर कहीं ना कहीं बुद्ध का खंड जरूर चल रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना जन्म समय विवरणिका नहीं है। तीसरा, बृहस्पति। बृहस्पति के अंदर आकाश तत्व छुपा हुआ है, आकाश फैलाव है। जब शरीर के अंदर पंच महाभूतों की स्थापना हुई तो यहाँ पे आकाश तत्व को देखा गया। पर ब्रह्मरंध्र, इसका जो फैलाव है, ऊपर कमल की पंखड़ियां, 1000 कमल की पंखड़ियां ऐसे खुली हुई हैं, ऊपर ज्ञान का प्रतीक है। और बुद्ध का क्षमा कीजिए, बृहस्पति का जो आकाश तत्व है, उसके शरीर के अंदर जो अंग है वो कर्ण है, कान है। अर्थात शुभ बृहस्पति की दशा में, शुभ पंचक में बैठे हुए बृहस्पति की दशा में सुंदर व्याख्यान, गुरु की वाणी, अच्छे अच्छे अनुबोधन, संबोधन ऐसे आपको सुनने को जरूर मिलेंगे। इस प्रकार से सुव्यवस्थित बृहस्पति की दशा में इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार के जो आपको घटक हैं, व्याख्यान, प्रवचन, ज्ञान की बातें आपको सुनने को जरूर मिलेंगी कानों से। और अशुभ बृहस्पति की दशा के अंदर अपने आप ही कटु वचन, लोगों की पड़ताड़ना, लोग आपको आपकी आलोचना करके जाएं, ये भी आपको देखने को। अनायास ही आपने जरा सा कोई शब्द बोला नहीं और आपके पीछे लोग बिना कारण ही आपके बातों में से बाल की खाल निकाल के आपको परेशान करने लगे। साथ ही कान के अंदर रोग होने के, कर्ण रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से बुध की दशा में नासिका संबंधी, नाक संबंधी रोग हो सकते हैं अगर वो अशुभ पंचक में है, और अगर वो शुभ पंचक में है तो नासिका संबंधी कोई भी रोग आपको परेशान नहीं करेगा, आपको व्यथित नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा। बृहस्पति की शुभ दशा के अंदर गुरु का सानिध्य और उसके द्वारा बोले गए वचन आपके कानों के अंदर आपको जरूर सुनने को मिलेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का पंचभूत सिद्धांत कहता है। देखिए, इसके अंदर चिकित्सा ज्योतिष भी शामिल है, व्यवहारिक ज्योतिष भी शामिल है, चाहे तो व्यवसायिक ज्योतिष भी इसको समझ लीजिए, व्यवसायिक परामर्श। मैं यहाँ कोई व्यवसायिक मतलब ज्योतिष का व्यवसायीकरण नहीं कह रहा, व्यवसायिक परामर्श। अर्थात एक व्यक्ति अगर ये पूछने आ रहा है कि वर्तमान दशा में क्या मैं किस प्रकार के रोजगार करूं, क्या करूं, कैसा वो करूं, तो अगर सूर्य और मंगल के शुभ पंचकों की दशा है तो नेत्र से जोड़ के देखा गया है।
ऐनक का व्यापार, ऐसे दृश्यों, सीनरी, पेंटिंग, लोगों को घुमाना, सुंदर दृश्य दिखाना, ये सब उसके अंदर शामिल है। दूसरा, जब बुद्ध की शुभ दशा है तो सुगंध बोला गया, परफ्यूम, सुगंध, इत्र, खुशबू, बाग बगीचे, फूल पौधे, इनका व्यवसाय करने से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ज्योतिष कण कण में बसा हुआ है, केवल और केवल उसको समझने की आवश्यकता है। अगले खंड पे चलते हैं। आकाश में से मैंने बताया बृहस्पति क्या है। अब इसमें कहेंगे कान से संबंधित क्या है। अगर आधुनिक दौर में देखें तो कान में लगाने का एक उपकरण भी आता है जिससे आवाज को वो तेज कर देता है, और जिन लोगों को थोड़ी आवाज मध्यम सुनाई देती है उनको ठीक सुनने लग जाती है। या फिर व्याख्यान देना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, वो भी सब बृहस्पति के माध्यम से देखा जाता है। इसके बाद आते हैं शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा के अंदर जल तत्व विद्यमान है, और इस शरीर के अंदर भी लगभग लगभग, जैसा कि चिकित्सा विज्ञान कहता है, शास्त्र भी कहता है, लगभग लगभग 70-72% प्रतिशत जल तत्व ही है। इसीलिए भोजन के अंदर जल की आवश्यकता है शरीर को पोषण देने के लिए और चेहरे की कांति बनाए रखने के लिए। शुक्र चंद्रमा क्योंकि जल के प्रतीक हैं और इनका अंग जिह्वा है, जिह्वा अर्थात हमारी जीभ। तो इस समय शुभ शुक्र की दशा के अंदर सुंदर भोजन, स्वादपूर्ण भोजन, पौष्टिक भोजन, मनपसंद भोजन आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। आप ये देखेंगे, कभी कभी ज्योतिष को कैसे देखें, इतना प्रामाणिक सटीक शास्त्र है। जब हम इसके अंदर, हमने इसमें प्रवेश किया लगभग लगभग सन 87-88 के आसपास, 89 के आसपास, या जब एक समय था, एक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के अंदर बहुत सारे स्कूलों को बंद करना पड़ा क्योंकि छात्रों ने एक मांग के पीछे आंदोलन शुरू किया। तो स्कूल बंद हो गए, घर में बैठे रहे। घर में बैठे तो क्या करें, अपने आप ही उन्होंने एक कक्षा उत्तीर्ण कर दिया गया। तो मेरे गुरुवर जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनकी कुछ पुस्तकें थीं जिनको मैं अक्सर नजर भर के देख लिया करता था, लेकिन उनके डर के कारण से उनको पढ़ने के लिए डर लगता था, कहीं हमें कोई डांट खाने को ना मिले, उड़नदता का हमें परिणाम देखने को ना मिले। खैर, तो उस समय जब ज्योतिष का एक चस्का लगा, धीरे धीरे से मन के अंदर उत्कंठाएं प्रस्तुत हुई, तो पहली पुस्तक ली और उसको पढ़ा, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, और उस पुस्तक को खरीद के लेके आए। उस समय के अंदर एक हमारी जो परिवहन व्यवस्था है उसके लिए शनिवार और इतवार के दिन, रविवार और इतवार के दिन, रविवार और शनिवार के दिन एक पास बना करता था कम पैसे के अंदर, जिससे आप पूरी दिल्ली घूम सकते हो। एक पास बनवाया, उस पुस्तक के पीछे उसका पता लिखा हुआ था, तो वहां तक गए, उस पुस्तक को खरीद के लाए, पढ़ा। फिर धीरे धीरे मेरे गुरुवर ने, जो उस समय ब्रह्मलीन है, उन्होंने मेरे को उसको पढ़ते हुए देखा और उन्होंने कहा, आप इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, मैं आपकी जिज्ञासा समझ चुका हूँ। फिर धीरे धीरे उसको पढ़ना आरंभ किया, और पढ़ते पढ़ते अपनी दैनिक शिक्षा के साथ साथ उन चीजों के ऊपर भी लगातार रुझान बना रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ ये सब कार्य, शिक्षाएं चलती रही। ज्योतिष के अंदर प्रवीण, ज्योतिष के अंदर विशारद, ज्योतिष के अंदर कोविद, जैसे जो उसके खंड बने हुए हैं, अलग अलग इकाइयों से अलग अलग समय पे करते रहे। यहाँ पर मुख्य शिक्षा भी आरंभ रही, एमए,
ऑनर्स, बीए, ऑनर्स, एमफिल तक जाके कोशिश करी और फिर अंत में कानून को भी समझने की कोशिश करी। किंतु ज्योतिष को समझने के लिए ऐसा महसूस हुआ कि ये कितना प्रामाणिक है, इसको धीरे धीरे लोगों के साथ, अनुभवों के साथ साझा करते हैं। जब देखा और उसके परिणाम को देखा तो बहुत ही अद्भुत परिणाम देखने को मिले। हम कई बार, हमारे कुछ मित्र, ज्योतिष के मित्र, ज्योतिष को एक चमत्कार पूर्वक विद्या बना के आगे लेके आते हैं, जिसके कारण से पूछने वाले व्यक्ति एक ऐसी उम्मीद बना के बैठ जाते हैं जिससे उनको लगता है कि शायद हम इन देवज्ञ के पास जा रहे हैं और कोई आज चमत्कार हो जाएगा। ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष सच्चाई है, जैसे पिछली चर्चा में भी कहा था। और अगर इस सच्चाई को समझ के हम इससे चमत्कार उत्पन्न करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अर्थात जैसे मैंने कहा, सूर्य, मंगल, अग्नि, नेत्र, बुध, पृथ्वी, नासिका, कैसे इनका लाभ लेना है। एक चिकित्सक किस पद्धति के अंदर विशिष्टता हासिल करे, उस समय काल का कौन सा खंड चल रहा है, दशा का कौन सा खंड चल रहा है, इनको लगा के देखिए, आपको परिणाम आपके सामने आएंगे। एक वक्ता, अधिवक्ता किस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करे, एक जन सामान्य व्यक्ति अपने व्यापारिक गतिविधियों को कैसे कार्य करे, यही ज्योतिष का सबसे ज्यादा विचारणीय और विश्लेषणात्मक और ग्रहण करने योग्य खंड है। वैसे तो ज्योतिष सारा ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद आते हैं शुक्र और चंद्रमा के ऊपर। जल को बताने वाला पंच महाभूत इसके अंदर आता है, और जिह्वा अर्थात जो जीभ से, जिह्वा से स्वाद लिए जा सके, उन चीजों के बारे में बताता है। इसकी दशा के अंदर आपको सुंदर भोजनों की प्राप्ति होगी, और अगर इसका दूसरे तरीके से प्रयोग करना हो तो इस दशा के अंदर या शुभ पंचक में बैठे हुए शुक्र और चंद्रमा हो तो खाने पीने का कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस शरीर को संभालने के लिए वैसे भी शरीर का 70% जल ही तो है। अंत में आते हैं पंच महाभूत का अंतिम भूत या अंतिम अतीत, जो हमारे साथ चल रहा है एक एक खंड बन के। भूत का अर्थ जो हमसे पहले भी थे और हमारे बाद भी रहेंगे। शनि, ये वायु का प्रतीक है और इसका अंग स्पर्शता है, अर्थात छूना। तो जो छू कर निकले, जो महसूस कराए, जो कहीं से भी ऐसा लगे कि इसने मुझे छुआ, वो शनि के अंतर्गत आता है। कई ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, कई ऐसे कार्य हैं जिनको केवल और केवल दबा के, छू के, अब जैसे आज के परिवेश में कहा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट, जो पूर्व काल के अंदर तो हमारे दादी कर देती थी वो सारी फिजियोथेरेपी, लेकिन आज के संदर्भ में उसके लिए वाकायदा एक योग्यता चाहिए और समझने के लिए, अन्यथा कुछ भी गलत हो सकता है। तो स्पर्श महसूस करना। अब स्पर्श से दूसरा कार्य भी आता है। अगर आप इसको मस्तिष्क विज्ञान के अंदर लेके जाएं, न्यूरोलॉजी के अंदर अगर आप इसको लेके जाएं तो वहां पे भी आप देखेंगे जो न्यूरोलॉजी है वो भी ये देखते हैं कि इनको चीजें महसूस कितनी हो रही हैं, अर्थात शरीर के अंदर संवेदनशीलता कितनी है। यहाँ चोटी काटी, एकदम से तुरंत पता लगा, दिमाग ने, हमारे मस्तिष्क ने एक आदेश दिया कि यहाँ पे कुछ काटा गया है, उसका दर्द हो रहा है। ये स्पर्श है, या चीजों को छू के देखना। बहुत सारे लोग कपड़े की गुणवत्ता देख के ऐसे छू के बता देंगे कि ये कपड़ा, ये वस्त्र, ये
इतने इसकी वर्थिंग है। किसी धातु को छू के बता देंगे कि इसकी इतनी वर्थिंग है। और भी बहुत, अगर सामान्य सी बात कहें तो आज भी हमारी माँ गेहूं को लेंगी और उसको देखेंगी और उसके बाद वो उसको बता देती हैं इसमें सीलापन है, ये सूखा है, ये कड़क है, इसका बनाया गया चूर्ण, आज की भाषा में कहें तो आटा कैसा रहेगा। तो शनि का जो गुण है वो है स्पर्श, तत्व है इसका वायु, उससे संबंधित कार्य इसके अंदर करने चाहिए। छठे स्थान के अंदर जन्म पत्रिका के अंदर अगर ये पड़ता है तो रोग निर्धारण में बहुत ही मदद देता है। दूसरे स्थान में पड़ेगा तो धन को कैसे इकट्ठा किया जाए, तीसरे स्थान में पड़ेगा तो हमारे व्यापारिक साझीदार कैसे रहेंगे, हमारे साथ काम करने वाले, चौथे स्थान में तो संपत्ति कैसी रहेगी, उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। इन सब के द्वारा आप अपने आप ही इसको जांच सकते हैं। पंच महाभूत सिद्धांत के अंदर जो चर्चा है आपके साथ आरंभ करी और आज उसको छोटा सा एक खंड बना के दिया। इसी को विवाह के अंदर भी कैसे प्रयोग किया जा सकता है, या जो विवाह प्रस्ताव हम अपनी संतान के लिए देख रहे हैं उसके लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसमें भी इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जीवन के अंदर बहुत काम आता है। इसके बाद इसी सिद्धांत को शरीर के जो 5 चक्र हैं, कहीं 7 भी कहे हैं और कहीं पे 9 भी कहे हैं, लेकिन मूलाधार, मणिपुर, हृदय और कंठ, और मैं तो 5 ही समझता हूं, तो ये मुख्य चक्र हैं। इसके बीच बीच में भी कुछ और बिंदु बताएं, उनके साथ इनका प्रयोग कैसा करना चाहिए वो जरूर आपके साथ साझी करेंगे। छोटी किंतु सटीक और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लिया, धन्यवाद, आपका साधुवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। पितृकाल चल रहा है, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनके कारण से हम यहाँ पर हैं, और घर में रह के सुरक्षित तरीके से पितृपक्ष को मनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। धन्यवाद, आपका साधुवाद।